कंडक्टर्स के बारे में। इसके अंदर ना हम प्रॉपर्टीज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो तुम n कैपेसिटर्स सीरीज में लगा रहे हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, C/n। हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दृष्टि स्कूल, और मैं आज लेकर आ गई हूं आपके लिए क्लास 12th का सेकंड चैप्टर एज अ वन शॉट, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई होप बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है वो पूरा देख लिया होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अगेन वेटेज वाइज देखें तो बच्चे दिस चैप्टर होल्ड्स अ गुड वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। कोशिश करूंगी कि जितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर पाऊं। कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज्यादा हैं, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टर्स के बारे में। इसके अंदर ना हम प्रॉपर्टीज यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और वो वाला जो पोर्शन होता है वो मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो उसके बारे में हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक बार सारा का सारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या इस वन शॉट में आपको मिलने वाला है। इस वन शॉट में बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, इवन वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की अधिकतर चीजें हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि हाउ यू गाइस कैन टेक द electric field or find out the electric field at the axial line, at the equatorial line of an electric dipole। आज हम वही सारी चीजें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम। डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच वाज U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूं। सो दैट टॉपिक यू हैव टू सी फ्रॉम द फर्स्ट वन शॉट ऑल्सो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं चलो आज भी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैं कह रही हूं बच्चे, ये वाला जो टॉपिक होता है उसमें मोस्टली बच्चों को ना एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती, और इसमें से एग्जाम के अंदर ना आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ड जो हम लोगों ने लिखा था ना कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इवन असर्शन रीजन जो है वो यहां से बनाया जा सकता है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बड़ा मजेदार टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, उसकी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला डिराइव करनी है, फिर देखना है कि उसकी कैपेसिटेंस डाइइलेक्ट्रिक के साथ कैसे चेंज कर जाएगी। हमें डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और फिर हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैसे चेंज करती है। अगर हमने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, उसके बाद हम उसको दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस लगाते हैं, तो उनके बीच में जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है टू अचीव अ कॉमन पोटेंशियल, वो क्या होता है। और इन रीचिंग द कॉमन पोटेंशियल देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी, तो उसका भी हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। सारे के सारे टॉपिक बहुत बढ़िया होने वाले हैं बेटा, एक एक टॉपिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज मेरे बालक ध्यान से वीडियोस को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिक सी डेफिनेशन है बेटा। देखो होगा क्या, हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज होगा, ठीक है, उस चार्ज की वजह से किसी r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा ज्ञात कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अब उस पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी द रीजन अराउंड द चार्ज। और आपको पता है कि जैसे जैसे आप इंफिनिटी पे जाओगे यानी कि r को बढ़ाओगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। तो बेसिकली जो V होता है वो होता है W बाय Q, किसके बराबर होता है, W बाय Q। आप इसको Q नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, कि मैं Q नॉट को कहां से लेकर आई हूं, इंफिनिटी से लेकर आई हूं। कहां पर लेकर आई हूं बेटा, पॉइंट A पर लेकर आई हूं, ठीक है। बात समझ आ रही है। मान लेते हैं मेरे बालक ये ना Q चार्ज था, ठीक है, इससे R डिस्टेंस दूर, यहां पर बच्चे हमने कोई पॉइंट A कंसीडर किया,
ठीक है, मान लेते हैं हमारा जो बी पॉइंट है वो कहां पर है बच्चे, इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी चार्ज की वजह से, वो होता है के क्यू बाय आर। अभी आगे ये समझाऊंगी एग्जैक्ट फॉर्मूला ये डिराइव कैसे होता है, बट अभी के लिए ये समझो v क्या है, के क्यू बाय आर। मेरे बच्चे अगर मैं r की वैल्यू को यहाँ पर इंफिनिटी पुट करती हूँ तो v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यार r की वैल्यू अगर इंफिनिटी होगी तो 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। यानी मेरे बच्चे मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा पॉइंट b था वहां पर पोटेंशियल क्या था, 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं पॉइंट ए की बात करती हूं तो बच्चे पॉइंट ए पर r की वैल्यू क्या है, r, जो डिस्टेंस है पॉइंट ए का चार्ज से वो r है, तो इसीलिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए किसके बराबर है बेटा, के क्यू बाय आर के बराबर है। अब बच्चे जो हमारा वर्क डन होगा इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए वो किसके बराबर होगा, जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं दैट इज क्यू नॉट इन दी ब्रैकेट VA माइनस VB, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। VA इज द फाइनल पोजीशन जहां पे हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और VB क्या है, इनिशियल पोजीशन जो हम कह रहे हैं चार्ज क्या है, इंफिनिटी पे। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया Q नॉट, यहां पर आया के क्यू बाय आर, और ये चीज क्या हो गई, 0। या फिर अगर मैं यहां पर अभी के क्यू बाय आर की जगह इसको VA ही रहने देती हूं, आपको पता है पोटेंशियल एट B यानी कि इंफिनिटी हमने क्या कंसीडर किया, 0। पोटेंशियल पॉइंट B कहां था, इंफिनिटी पे था। ठीक है, तो बच्चे मैं VA को यहां से क्या डिफाइन कर सकती हूँ, देखो W इंफिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि क्यू नॉट की वैल्यू बच्चे हमारी क्या है, 1, इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विच इज 1 कूलम। तो बच्चे अगर ये चार्ज हमारा 1 कूलम था यानी कि 1 यूनिट था, तो आप ये लिख सकते हो कि VA किसके बराबर हो जाएगा, W इंफिनिटी टू A। ठीक है, सो ध्यान से इस डेफिनेशन को समझिएगा। सी दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन विच इज A। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि जो हम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं ना, इट गेट्स स्टोर्ड इन दी चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब आप पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करती हूं किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो मान लीजिए ये Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस दूर, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, के क्यू बाय आर। अब बच्चे जो पोटेंशियल होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि आप इस पे इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में नंबर्स को करते हो। ठीक है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से लूंगी तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, V विल बी पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूंगी तो V क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। आया समझ? अच्छा, कई बार बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता कि मैडम फिर ये नेगेटिव साइन बता क्या रहा है। मेरे बच्चे खुद सोच, जैसे देख अगर ये चार्ज Q है, ठीक है, मैं कहूं ये चार्ज माइनस Q था, तेरा क्या था, माइनस Q था। ठीक है, तो बच्चे माइनस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही थी, ऐसे अंदर की तरफ जा रही थी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया तो था पिछले लेक्चर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जा रही थी। अब मेरे बालक तुमने क्या किया, यहाँ पर कोई छोटा सा Q नॉट चार्ज रखा। ठीक है, इस Q नॉट चार्ज को हम हमेशा जो भी टेस्ट चार्ज लेंगे वो क्या लेंगे बच्चे, पॉजिटिव लेंगे। तो तूने पॉजिटिव चार्ज ना अपने यहाँ पे रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चे इसकी तरफ क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स फील होगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर फील होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होता है बच्चे, नेगेटिव इन नेचर। तो इसका अर्थ है कि ये जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगा बच्चे वो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेगा। ठीक है, तो जब भी किसी सरफेस का पोटेंशियल नेगेटिव होता है इट मींस वो कैसा फोर्स जनरेट करेगा, एक टेस्ट चार्ज के लिए वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेगा। मैं टेस्ट चार्ज की बात करूं जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से।
तो ये थी हमारी बात एक पॉइंट चार्ज के लिए, विच इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मान ले तुम्हारे पास यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3, यहां पर चार्ज है Q4। बच्चे यहां से R1 डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर, यहां से ये डिस्टेंस कितना है R2, यहां से कितना है बच्चे R3 और यहां से ये डिस्टेंस कितना है R4। तो सिंपली जो तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। वेक्टर नहीं है बेटा, जो वेक्टर सम होगा स्केलर है, तो नॉर्मल ऐड करो आप। ठीक है, इसकी वजह से कितना होगा बच्चे KQ1/R1, दूसरे की वजह से क्या होगा KQ2/R2, तीसरे की वजह से क्या होगा KQ3/R3, चौथे की वजह से क्या होगा KQ4/R4 एंड सो ऑन। बात समझ आई बालक? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं किसी भी चार्ज की वजह से स्केलर क्वांटिटी है KQ/R होगा, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस आएंगे तो सबकी वजह से अलग अलग वहां पर हमने पोटेंशियल देखना है और उनको स्केलर की तरह सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगर दोनों प्लस है तो ऐड हो रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों क्या हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें इसमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको कीजिए सॉल्व, थोड़ा सा समय दीजिए। हमेशा बच्चों को एक ही बात में समझाते हुए चलती हूं कि बालक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चंस को देखते ही वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपनी तरफ से करने की कोशिश कीजिए, आराम से टाइम दो 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करो, वीडियो स्टार्ट करो और फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा क्वेश्चन देखते ही सोचता है चलो मैडम तो करा रही है, मैडम तो करा रही है। बेटा मैडम पेपर में करने मैडम नहीं आएंगी, पेपर में आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे फाइंड इट डिफिकल्ट कि जब यार तुम एग्जाम में बैठती हो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि मैम फिजिक्स का जब हम पेपर देखते हैं ना, क्वेश्चन हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम आगे की 3-4 लाइनें पढ़ते हैं, पिछली वाली लाइनें हम भूलनी शुरू हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि अरे इसमें गिवन क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है, सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है, फिजिक्स के अंदर थ्योरी, कॉन्सेप्ट, रीजन, लॉजिक, सारी चीजें जब बच्चे आपके साथ होंगी, ट्रस्ट मी आपको फिजिक्स बहुत मजेदार लगने लग जाएगी। मजा आएगा यार सवाल सॉल्व करने में, आत्मा प्रसन्न हुआ करेगी तुम्हारी क्वेश्चन करके। एक कॉन्फिडेंस आप अचीव करते हैं अगर आपने बढ़िया तरीके से चीजें ग्रास्प कर रखी होती हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बालक KQ/R, K की वैल्यू अरे बार बार थोड़ी बताएंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख देंगे। Q की वैल्यू बच्चे दे रखी है हमें 4 × 10⁻⁷ और लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, 9 सेंटीमीटर दूर है, तो बच्चे R को क्या लिख देंगे 9 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर है। इन क्वेश्चंस में बच्चा यूनिट कन्वर्जन की वजह से बहुत मार खाता है बेटा। ठीक है, कि यूनिट कन्वर्ट करना भूल गए। और ट्रस्ट मी, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देंगे तो आपको मात्र हाफ मार्क मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूला अगर सही लिख रखा होगा उसका। आप चाहे जितना मर्जी सोचे कि आगे कैलकुलेशन, बेटा तूने शुरू में ही गलती कर दी ना, तुमने तो चेंज ही नहीं किया उसको। ठीक है, तो टीचर को मजबूरन आपको सिर्फ हाफ मार्क देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ उसके लिए क्योंकि तुमने मेहनत करी फॉर्मूला लिखने में। और ये भी मत सोचना कि मैम V को हमने KQ/R² लिख दिया, मैम R था, मैम ऊपर का KQ हाफ तो ठीक था ना, वो KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो यहां अगर वो अप्लाई करोगे तो फिर बेटा बड़ा सा गोला। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये कैंसिल आउट हुआ बेटा, ये आ गया 4 × 10⁻, ये 2 ऊपर गया 11। ठीक है, 11 में से 7 गए, कितना बचा 4। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी इतना। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट। पीछे लिखवा दूं क्या, जहां पर ये लिखा है ना कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करते हैं।
डायमेंशंस बता सकते हो इसके बेटा? अब देख डायमेंशन में ना एक बड़ी अच्छी सी चीज बताती हूँ। जैसे कई बार सोचता है मैम पोटेंशियल तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं क्या डायमेंशन? मेरे बच्चे कभी भी डायमेंशन निकालने के लिए ना ये सोचा करो कि जो तुम फॉर्मूला अपने दिमाग में लेकर आ रहे हो, क्या उस फॉर्मूले में तुम्हें बाकी की डायमेंशन पता है? जैसे V इज इक्वल टू IR है। अब बेटा तुझे अगर I की, तो बच्चा कहता है Q बाई T है मैम, Q इज चार्ज और T क्या है? अच्छा I तो हमारा एम्पियर हो गया ना, फंडामेंटली हो गई डायमेंशन उसकी, तो A है। R की डायमेंशन के लिए तुम्हें पहले रो L बाई A पे जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए तुम्हें रो की डायमेंशन चाहिए होगी। तो R की डायमेंशन निकालना आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप V इज इक्वल टू IR वाले फॉर्मूला से जाने की सोच रहे हैं टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, तो उस ख्याल को आप अपने पास छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको R की डायमेंशन याद है बाय चांस, जो कि बहुत कम केसेस में होता है बच्चों को कि डायमेंशंस याद रहने लग जाए, अनलेस और अनटिल उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तभी हो पाता है बेटा, तो तब तो ठीक है। अदरवाइज आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बच्चे देख तुम्हें अभी अभी कराया V किसके बराबर होता है? W बाई Q। यार वर्क क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml2 T-2, ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या होती है? AT, ठीक है। तो V की डायमेंशन क्या आ गई? ml2 T-3 A-1। बात समझ आई बालक? बताओ बात समझ आई बालक? चलो अगर मैंने V की डायमेंशन बता दी है, R की डायमेंशन कमेंट्स में मुझे लिख कर जाओ कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका A पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, B पार्ट पर आ जाते हैं। ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। पॉइंट P पे हमने V निकाल लिया, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? Q इंटू V। इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल 0 था, तो सिंपली Q इंटू V कर देंगे, ठीक है। Q कितना चार्ज हम लेकर आ रहे हैं बेटा? 2 इंटू 10⁹। V की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 10⁴। तो बालक ये आपके पास आ गया 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स, ठीक है। 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। समझ आया बालक? दिस अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन to bring this charge which is 2 into 10⁻⁻9 कूलम at this point, जहां का पोटेंशियल हमने अभी अभी निकाला है। बढ़िया तरीके से आत्मा में गया, समझ आ गया। छोटी छोटी चीजों को करते हुए चलो, छोटी छोटी चीजों से ही आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा एग्जाम में। हमारा टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है एंड आई कैन बेट यू गाइस कि अगर आप सारे वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं और बहुत प्यार से देखते हुए चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं और सारी डेरिवेशन, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका स्कोर कहीं नहीं गया बेटा, बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो, ट्राई करो बच्चे, देना पड़ेगा, टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि यार एक वन शॉट लेक्चर देख लेने से हमारा स्कोर और इंप्रूव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। सिर्फ रोड मैप देखने से, सिर्फ वन शॉट देखते रहने से कुछ नहीं हो रहा। वन शॉट देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। मान लेते हैं तुम्हें ये वन शॉट लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो गई लेक्चर देखने के बाद, पर बेटा अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी और जो यहां पर मैंने रीजनिंग चीजों के लिए दी है, जो लॉजिक समझाए हैं कि व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड या ये चीज क्यों ऐसे आ रही है, जो सारी की सारी ज्ञान की बातें आपसे की गई हैं, वो आप मिस कर गए बेटा, तो फिर एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और मेरा पर्पस आप लोगों को पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप एक एक चीज के साथ रिलेट करके, बच्चे जब भी मैं पढ़ाऊंगी मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताती हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो कई बार होता है आई राइट इट ऑन द बोर्ड, कई बार मैं बच्चों को ही बोलती हूँ कि बेटा अपनी नोटबुक में लिख ले, ठीक है। तो आपको साइड बाय साइड बेटा सुनते हुए चलना है। लगता है कि कोई चीज टीचर ने बोली है और बोर्ड पर नहीं लिखी, तो आपकी नोटबुक में वो भी होनी चाहिए, ठीक है। Two charges this and this are located इतना सेंटीमीटर apart. At what point the line joining the two charges the electric potential is 0. Take the potential at infinity to be 0. ठीक है बच्चे, देख चार्जेस कौन कौन से हैं? एक तेरा चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा तेरा चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम।
बच्चे अगर आप मान लो कितने डिस्टेंस पर हैं दोनों, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं हम कि इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर, यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो 0 है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। पोटेंशियल 0 का मतलब इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका सम क्या आना चाहिए, 0। तो बच्चे अगर ये डिस्टेंस x था, इसका यहां से डिस्टेंस हो जाएगा बालक 15 माइनस x। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा बेटा k इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 अपॉन में x, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल होगा -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इंटू k, या फिर k इंटू दिस अपॉन में 15 माइनस x। अब बच्चे इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो ये आ गया k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इंटू k अपॉन में 15 माइनस x। अब बच्चे देख के इसे k कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 दोनों हो गए, ये आ गया 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आया 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 45 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू आ गई बच्चे 9 सेंटीमीटर। बच्चे बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैम आपने यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं चेंज किया। अगर आप वो करोगे भी तो भी आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेरे बच्चे देख, अगर मैंने x को यहाँ पर मीटर में लिया, ठीक है, मीटर में कंसीडर किया, इसको भी मीटर में चेंज किया, तो ये भी तो मेरा मीटर में चेंज होगा। दोनों साइड पर अगर सेम यूनिट होगी तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जानी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने x को क्या रहने दिया, डिस्टेंस को क्या रहने दिया, किस में रहने दिया, उसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया, ठीक है। दूसरी गलती यहाँ पर बच्चा ये करता है कि जब इन दोनों की वजह से पोटेंशियल यहाँ पर 0 करता है ना, तो वो कहता है मैम इसकी वजह से पोटेंशियल होगा k इंटू दिस बाय x, और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा -2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 इंटू k अपॉन में 15 माइनस x, और वो सीधा इक्वेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना उसका, यहाँ पर उसका नेगेटिव का साइन आ रहा होता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें सम दोनों को ऐड करके 0 के बराबर करना है। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और आंसर बिल्कुल अलग आएगा। सोच, अगर यहाँ पर ये -2x होता, तुम 3x को यहाँ पर लेकर जाते तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ रही होती, 45 आ रही होती। अब बेटा 45 का मतलब तो है ये 15 सेंटीमीटर है, और तुम और यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे चले गए। ऐसा थोड़ी है, हमें तो बोला है लाइन बिटवीन द चार्जेस पर पोटेंशियल कहां पर 0 होगा। तो इसीलिए बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव छोटी छोटी सी बातें जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अपने दिमाग में रखा करो जब भी क्वेश्चन करने बैठते हो, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चे। आधी से ज्यादा जो डर है फिजिक्स का वो बच्चों ने यहां से बनाया हुआ है, जिससे मैं निकाल के ही रहूंगी, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन करनी है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो बच्चे इसके लिए हम सबसे पहले चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मान ले बच्चे ये हमने कंसीडर किया -q चार्ज, ठीक है, और ये हमने कंसीडर किया +q चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। अब बच्चे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल हमने ये पॉइंट कंसीडर किया P पॉइंट, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डायपोल। यहां से बच्चे इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का P का, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P का, दिस इज r1, और यहां से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज r2, ठीक है। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 बराबर नहीं है, और अगर मैं डायपोल की डायरेक्शन की बात करती हूं तो बच्चे वो ये है। सो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P, या फिर पॉइंट को आप A कह सकते हैं अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो, पॉइंट A, ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू +q चार्ज प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू -q चार्ज। +q चार्ज की वजह से हो जाएगा बच्चे kq/r1, और -q के चार्ज की वजह से हो जाएगा kq/r2। हमने kq बाहर कॉमन लिया, ये आ गया 1/r1
-1/r2। अब बच्चे सारी की सारी बात आ जाती है कि R1 और R2 हमने निकालना कैसे है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दैट आउट। देखो उसके लिए हमने क्या किया यार, देखो R1 के लिए ना हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ऑल्दो ये आपको थोड़ा सा परपेंडिकुलर ही दिख रहा होगा, इसको और क्लियर बनाने के लिए लेट मी जस्ट रिक्रिएट इट, ठीक है, लेट मी जस्ट रिक्रिएट दिस फॉर यू। तो देख बेटा, यहां पर हमने लिया हमारा -q और +q चार्ज, +q चार्ज से हमने ये डिस्टेंस था हमारा R1, ठीक है। हमने इसको बच्चे एक्सटेंड किया और यहां से ना एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू कैलकुलेट R1 एंड R2, ठीक है। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट A से इधर, ठीक है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। अगर बच्चे ये एंगल थीटा था और ये वाले ट्रायंगल को आप कंसीडर करो, ये वाले ट्रायंगल को आप कंसीडर करो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, दिखा बच्चा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है आपका, ये R था, ये एंगल थीटा है, तो बच्चे ये हो गया R साइन थीटा और ये पूरा हो जाएगा बच्चे क्या, R कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, R कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चे ये A है और ये भी A है, तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करती हूं, R1 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। बच्चे ये था A और ये पूरा था R cos थीटा, तो बच्चे ये डिस्टेंस कितना बचेगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये बचेगा R cos थीटा -A, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, अगर ये R था और ये पूरा डिस्टेंस था तुम्हारा R cos थीटा, ये A है, तो ये डिस्टेंस होगा R cos थीटा -A। और बच्चे ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा R cos थीटा +A, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहती हूं, R1 की वैल्यू निकालना चाहती हूं, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूं, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R cos थीटा -A का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बच्चे चल इसको सॉल्व करते हैं। R1 स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर -2AR कॉस थीटा। ये R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर मैं R स्क्वायर बाहर ले लेती हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो R1 स्क्वायर आ गया बच्चे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -2AR कॉस थीटा। बच्चे यहां से ना हमने R स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 + A स्क्वायर बाय R स्क्वायर -2A कॉस थीटा बाय R, ठीक है। अब क्योंकि हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे हैं तो बच्चे ये वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि A जो है वो मच लेस देन R है, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी बच्चे, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन दी ब्रैकेट 1 - 2A कॉस थीटा बाय R, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूं तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बच्चे इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर मैं एक्सपैंड करती हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में होता है बच्चा कि अगर आपका 1 + x की पावर n है एंड x इज मच लेस देन 1, तो इसको 1 + nx लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हम कई जगह पर यूज करते हैं फिजिक्स में, डेरिवेशंस में। तो जब आप इस 1/2 को आगे ले आओगे तो बच्चे यहां से आपके R1 की वैल्यू आ जाएगी R 1 - A cos थीटा बाय R, ठीक है। देखो 1/2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आई बालक, ठीक है। सिमिलरली बच्चे जब मैं R2 का स्क्वायर लिखूंगी, R2 का स्क्वायर लिखूंगी, देखो R2 के स्क्वायर के लिए हमें किस ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी यार, मुझे जब R2 निकालना है तो मुझे इस वाले, देख फिर से देख, जब मुझे R1 निकालना था तो मैंने ना इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, समझ आई बात। R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर यानी कि R cos थीटा -A का होल स्क्वायर। जब मुझे R2 निकालना है बेटा तो मुझे किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो ये वाले ट्रायंगल में। बात समझ आ रही है, इस ट्रायंगल में।
तो मैं R2 को क्या लिख दूंगी, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R कॉस थीटा प्लस A का होल स्क्वायर। बाकी सारी चीजें सेम करनी है बच्चे, फटाफट से R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। ठीक है, अब अगेन यहां से आपका R स्क्वायर बाहर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आ गया। ठीक है, हमने यहां से R स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर आया 1 प्लस A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2A कॉस थीटा बाय R। ठीक है, R2 निकालने के लिए जब स्क्वायर रूट लूंगी और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगी तो बच्चे ये आएगा मेरा 1 प्लस A कॉस थीटा बाय R। यहां पर 1 माइनस A कॉस थीटा बाय R आया, यहां पर 1 प्लस A कॉस थीटा बाय R आया। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद आप सिमिलरली लिखकर ही आगे का स्टेप लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे। अब बच्चे इनकी ना वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पे इधर। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हेयर, जो हमारा पोटेंशियल आएगा पॉइंट ए पे वो आएगा KQ इन द ब्रैकेट। बच्चे देख, यहां पर लगा R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू लिखा, R1 की वैल्यू क्या है आपकी R1 माइनस A कॉस थीटा बाय R, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 बाय R1 प्लस A कॉस थीटा बाय R। बच्चे यहाँ पे आपको कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ पर KQ बाय R बाहर कॉमन ले लेती हूं, ठीक है, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी 1 माइनस A कॉस थीटा बाय R की पावर -1। ठीक है, और ये माइनस के अंदर आ जाएगा 1 प्लस A कॉस थीटा बाय R की पावर -1। ठीक है, अगेन यहां पर अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाती हूं तो ये KQ बाय R आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस A कॉस थीटा बाय R। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है ये आपको यहां पर बताया जा चुका है। ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा -1, और ये जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा तो यहां पर माइनस आएगा, और फिर जब ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फिर से A कॉस थीटा बाय R। तो बच्चे ये हो जाएगा कैंसिल आउट 1 और 1, और हमारे पास VA की वैल्यू आ जाएगी KQ 2A कॉस थीटा बाय ये R और ये R मल्टीप्लाई होके हो गया R स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या होता है बच्चे P, Q इंटू 2A क्या होता है P, विच इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो VA आ जाएगा हमारा KP कॉस थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चे कॉस थीटा की अगर बात करूं, इसके स्पेशल केसेस हो जाते हैं। स्पेशल केसेस में फर्स्ट है अगर थीटा आपका 0 है, यानी कि हम एक्सियल लाइन पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, तो बच्चे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसीलिए V ऑन दी एक्सियल लाइन क्या आता है KP बाय R स्क्वायर। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 लेती हूं तो वो इक्वेटोरियल लाइन हो गई, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जब आप cos 90 की वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या आएगी 0, तो हमारा V इक्वेटोरियल क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 0, ऑन द एक्सियल लाइन इट विल बी KP बाय R स्क्वायर। और किसी और पॉइंट पर विच इज एट अ डिस्टेंस R एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द डायपोल एक्सिस, तो कितना हो जाएगा बच्चे KP cos थीटा बाय R। ये चीजें याद रखना, ये रिजल्ट आपको डेरिवेशन आ सकती है, ऑल्दो दिस डेरिवेशन इज अ बिट डिफिकल्ट, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इसको बच्चे प्यार से देखोगे तो आपको सारी की सारी चीजें जो है इसमें समझ में आएंगी। हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आपको एक्सप्लेन किया है, वो यहां पर भी लगी है और वो यहां पर भी लगी है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम ही बता रहा है यार
क्या होगा, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दी सरफेस, सरफेस के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा बच्चे, अगर मैं कहूं कि वर्क डन कितना होगा इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, 0, तो नो वर्क विल बी डन। क्यों नहीं होगा वर्क डन, क्योंकि बेटा वर्क डन क्या था, वर्क डन वॉज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन क्या है, डेफिनेशन याद करो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दी पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं चार्ज को बी से ए पर लेकर जा रही हूं, तो जिस चार्ज को लेकर जा रही हूं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चे अगर मैं बोलूं वीए और वीबी बराबर है, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। दिस इज द रीजन नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपके पास पास हैं, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बालक, बहुत स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ना ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बेटा, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होगा। और अगर मैं लाइन चार्ज के लिए बोल रही हूं, यानी कि लाइन ऑफ चार्ज, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा बेटा, सिलेंड्रिकल। और अगर मैं यूनिफॉर्म फील्ड बोल रही हूं, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं विच आर इक्वी डिस्टेंट, ऐसे। तो बच्चे इसके लिए कैसा होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे शीट, एक शीट की तरह विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो ये होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये मैंने पूरा का पूरा शीट बना दी, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, लाइक दिस। बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चे इसको ना पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चे दिस इज डीवी बाई डी आर, यहां पर ये नेगेटिव साइन ये बताता है पोटेंशियल decreases along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन यहां पर ये बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। आपको पता है हम बढ़ चुके हैं ना ये चीज की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव मींस हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस लोअर पोटेंशियल। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा लोअर, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा हायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यार हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, किसी पॉइंट पर लेकर आने में पर यूनिट चार्ज, वो क्या था बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। अब अगर मैं कह रही हूं कि सिर्फ हमें वर्क डन देखना है, पर यूनिट चार्ज नहीं देखना, तो वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a charge from infinity to point under consideration gets stored in the charge in the form of its potential energy,
ठीक है, बात समझ में आई? तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो होगी ना वो एक सिंगल चार्ज के लिए नहीं होती कभी भी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। जैसे मान लो बच्चे, मैं कहूं कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज से R डिस्टेंस दूर, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, V विल बी इक्वल टू K Q1 बाय R। अब बच्चे आप यहाँ पर लाकर अगर कोई चार्ज Q2 रख दोगे तो Q2 के पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो U किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 अपॉन R। बात समझ में आया? तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? K Q1 Q2 अपॉन में R। तो बच्चे फिर से बताओ, किसी चार्ज की वजह से यहां पर जो था वो, जैसे Q1 की वजह से यहां पर पोटेंशियल था, तो Q2 जो है दैट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज देयर ड्यू टू Q1। सिमिलरली Q1 इज प्लेस्ड एट द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज देयर बिकॉज ऑफ Q2। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर, दोनों चार्जेस मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चे इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। R की वैल्यू जीरो हो जाए, R की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे तो क्या हो जाएगा? U जीरो। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में भी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। हम अपनी कैलकुलेशंस में हमेशा कंसीडर करके चलते कि अगर मैं इंफिनिटी पे जीरो कंसीडर कर रही हूं तो यहां पे ये है, ठीक है। अगर वहां मैं जीरो नहीं मानूंगी तो यहां पर ये नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा रेफरेंस लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड पे मैं किसी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलती हूं, तभी बच्चे h हाइट पर हम उसको mgh बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्राउंड पे मैं उसको जीरो कंसीडर नहीं करूंगी कि आई डोंट कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग एट द ग्राउंड इज जीरो, तो उसकी h हाइट पर mgh के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। और आपको भी पता है, आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके हो कि ग्राउंड पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM बाय कैपिटल R ऐसे आती है, ठीक है, इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी डिमांड्स कि आप कोई रेफरेंस पॉइंट ले। तो हम इसलिए कहते हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसीलिए यहां पर ये दो चार्जेस जो हैं इनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? आपको वो सिस्टम को बनाने में कितनी एनर्जी लगी है वो देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है बच्चे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी साइड आपको क्या दे रखी है? A। तुमने ना यहां पर भी चार्ज क्यों रखा, तुमने यहां पर भी चार्ज क्यों रखा और तुमने यहां पर भी चार्ज क्यों रखा। अब तुमसे पूछा गया कि इसको बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन हुआ, ठीक है, ये पूछा गया। तो बच्चे सोचो, जब ये चार्जेस दूर दूर थे, ठीक है, ऐसे बहुत दूर थे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या थी? जीरो। जब अब इनको साथ में लेकर आया गया है तो इसके सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना। हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलती है? हम सिस्टम पहले तो देखते हैं। एक तो ये सिस्टम हुआ, एक ये सिस्टम हुआ और एक ये दो चार्जेस का सिस्टम हुआ, ठीक है। और बच्चे अगर मैं इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी देखती हूँ तो वो क्या है बेटा? K Q स्क्वायर बाय A। सिमिलरली इनकी भी K Q स्क्वायर बाय A, इनकी भी K Q स्क्वायर बाय A। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 3KQ स्क्वायर बाय A, ठीक है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इनके पास आई है उतना ही तो वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसे ऐसे चार्जेस प्लेस किए गए हैं और बताओ कितना वर्क डन हुआ होगा। कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपको जैसे ये चार्जेस दे दिया, अब आपको बोला कि ये A डिस्टेंस अपार्ट थे, अब हम इनको ले गए हैं 2A डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, यानी कि दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 2A है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप ये देखो कि इनिशियली एनर्जी कितनी थी और अब फाइनल एनर्जी इसकी कितनी है, तो जो डिफरेंस आया है दैट इज द वर्क डन, ठीक है। एक और चीज होती है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालते हैं बच्चे, तो वो U फाइनल माइनस U इनिशियल करते हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव वर्क डन निकालती हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालूंगी, तो वो U इनिशियल माइनस U फाइनल होगा, ठीक है। दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि पहले साइड इनकी ए थी, इसको किसी ट्रायंगल में डाला गया या दूसरा इसका जो ट्रायंगल बनाया गया इनके चार्जेस को दूर ले जाकर उसकी साइड 2a थी, तो आपको वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स कि कितना वर्क डन करना पड़ा हमें वो करने के लिए। तो आप करोगे यूएफ यानी कि बाद वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना पड़ेगा तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है बेटा कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D एज शोन इन द फिगर। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ आपको दे रखी है D। आपको बोला गया है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट टुगेदर। तो मैं अभी जस्ट बच्चे आपको बताया है कि जब भी आपको अरेंजमेंट ऐसा दे रखा है और पूछा गया है कि कितना वर्क डन हुआ होगा, तो आप उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, क्योंकि वर्क डन जो किसके बराबर होता है, चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जब ये चार्जेस बहुत दूर दूर थे यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस अपार्ट थे तो 0 थी। अब जब हम उनको साथ में ले आए हैं तो कुछ उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है सिस्टम की। अब कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी वो देखिए बच्चे। ये एक सिस्टम हुआ, ये एक सिस्टम हुआ, ये एक सिस्टम हुआ और ये एक सिस्टम हुआ, ठीक है। 4 सिस्टम ये हुए। अब अगर मैं इनकी बात करती हूं तो बच्चे इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है KQQ बाई डी, KQQ बाई डी यानी कि माइनस KQQ बाई डी। एक नेगेटिव चार्ज था एक पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस KQ स्क्वायर बाय डी। बात समझ में आ रही है बेटा? माइनस KQ स्क्वायर बाय डी, इतनी चीज समझ में आई पक्का? अब बच्चे ऐसे कितने सिस्टम थे, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी तो माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी होगा, माइनस KQ स्क्वायर बाय डी, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, तो यानी कि माइनस 4KQ स्क्वायर बाय डी। ये इन 4 सिस्टम की है। क्या यही 4 सिस्टम यहां पर बन रहे हैं? जी नहीं, आपके 2 ये भी बनेंगे बेटा, डायगोनल वालों को भी तो लोगे ना, तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, ठीक है। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी यार कैसे निकालेंगे बच्चे? देख ये ऐसा है ना, ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस अगर d है तो ये होगा √2d, ठीक है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी KQ स्क्वायर अपॉन में √2d, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये Q है ये भी Q है, तो इसकी भी क्या निकलेगी KQ स्क्वायर अपॉन में √2d। तो बच्चे इन दोनों की टोटल हो जाएगी 2 KQ स्क्वायर अपॉन में √2d, जिसको कि मैं लिख सकती हूँ √2 KQ स्क्वायर बाय डी, ठीक है। अब इसको हमें इसके साथ ऐड करना है, तो यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो ये सिस्टम बनने के बाद हमारे पास आई है दैट इज माइनस 4KQ स्क्वायर बाय डी प्लस √2 KQ स्क्वायर बाय डी, ठीक है। यहां से हमने KQ स्क्वायर बाय डी बाहर कॉमन लिया, अंदर आ गया बच्चे -4 प्लस √2, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो 0। सो अगर वर्क डन निकालना है सो वर्क डन इज U फाइनल माइनस U इनिशियल विच विल बी इक्वल टू दिस ओनली KQ स्क्वायर बाय डी -4 प्लस √2, ठीक है। अब बोला गया है कि आपने एक चार्ज को लाकर Q0 को इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द 4 चार्जेस, ठीक है, बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क यू गाइज हैव टू डू इन ऑर्डर टू डू सो। आपको ऐसा करने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? बच्चे वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है? वो चार्ज जिसको आप लेकर आ रहे हो और जहां पे रख रहे हो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर हम यहां पर सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, यहां पर सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं, सेंटर को मैं C लिख रही हूं, तो पोटेंशियल एट सेंटर इज 0। क्यों 0 आया बेटा? देख प्लस Q की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? लेट अस सपोज ये डिस्टेंस हमारा √2d था ना, तो ये हो गया d बाय √2। अब क्योंकि सेम डिस्टेंस पड़ेगा सेंटर का तो मैं उसको मान ले x मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर ये डिस्टेंस x है तो KQ बाय x हुआ, इसकी वजह से भी KQ बाय x होगा, तो टोटल 2KQ बाय x हुआ। इसकी वजह से -KQ बाय x, इसकी वजह से भी -KQ बाय x, तो 2KQ बाय x
-2k⁴x, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे के पोटेंशियल को क्या कर देंगे, या इन दोनों का टोटल पोटेंशियल कैंसिल आउट हो जाएगा इन दोनों के टोटल पोटेंशियल से, जो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंटर पे। तो इसलिए सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, हेंस नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। कोई एक्स्ट्रा काम हमें नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आत्मा में चला गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। दोनों चार्जेस कौन से हैं बच्चे, एक चार्ज आपको दे दिया है 7 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज आपको दे दिया है -2 माइक्रोकूलम का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चे, एक को रखा गया है -9 सेंटीमीटर पर और एक को रखा गया है 9 सेंटीमीटर पर। तो इसका अर्थ हुआ इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 18 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है बच्चा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर हुआ। चल, अब अगर हमें U निकालना है बेटा, तो आपको पता है वो K(Q1 Q2) अपॉन R होता है। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 7 × 2, और बच्चे ये माइनस में है क्योंकि Q2 हमारा क्या है, -2 माइक्रोकूलम, इंटू 10⁻, ये -6, ये -6, -12 हो गया, अपॉन में R कितना है बेटा, 18 × 10⁻²। तो ये आ गया तुम्हारा 7 × 10⁻11 × 10⁻12 विच इज 0.7 जूल, ठीक है। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 0.7 जूल। तो इन्होंने पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा, जो हमने निकाल दी ए पार्ट में। बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। यानी कि आप अगर उनको चाहते हो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाएं, तो बच्चे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चले जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उनकी कितनी है, 0.7 जूल। तो वर्क हमेशा किसके बराबर होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। इन्होंने पूछा हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हमें कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0 - 0.7 विच इज -0.7 जूल इज द वर्क दैट यू गाइज हैव टू डू। नहीं सॉरी, यहां पर U बच्चे हमारा माइनस था, ठीक है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी, तो अगर इसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी थी तो यहां पर ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस 0.7 जूल ऑफ वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू डन। अब खुद सोचो यार, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो अगर आप इन्हें दूर लेकर जाना चाहते हो तो आपको इनके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ आई, ठीक है, पक्का। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -0.7 जूल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.7 जूल। पक्का समझ में आया, बढ़िया तरीके से आत्मा में गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। बच्चे अब इसमें सबसे पहला, और मैं सच बता रही हूँ, इसके सारे के सारे पॉइंट से रिलेटेड बेटा आपको कोई ना कोई असर्शन रीजन, कोई ना कोई एमसीक्यू या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है बच्चे। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम कंडक्टर के इनसाइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है बच्चे। इसी को ही आप ये भी बोल सकते हो, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कि कोई कंडक्टर अगर होगा तो उसके इनसाइड, हम हमेशा कहते हैं कि कंडक्टर इज समथिंग दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर वो भी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि जब हम स्टैटिक कंडीशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो बच्चे हमें पता है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि हमने कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, तो बच्चे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है। देख बच्चे, अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको पॉजिटिव की तरफ फील्ड लगेगा,
फोर्स लगेगा, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंडक्टर के अंदर, और इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है इसकी वजह से, वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेता है बेटा, कैंसिल आउट कर लेता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, द फ्री चार्जेस कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, दे विल ड्रिफ्ट, फोर्स की वजह से वो ड्रिफ्ट होंगे इन स्टैटिक सिचुएशन। और स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, द फ्री चार्जेस अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है बेटा, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है बच्चे कि आप खुद सोचो कि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, जैसे मान ले मैंने ये कंडक्टर बनाया और मैंने यहां पर ऐसे इसको परपेंडिकुलर नहीं लिया कंडक्टर के सरफेस के, ये सरफेस था तो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, मान लेती हूँ कोई एंगल पर ले लिया, तो बच्चे इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये किसी एंगल पे होगा सरफेस के, जैसे मैंने ये दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, चलो, कि मैंने ये कंडक्टर लिया और मैंने बोला कि इसके सरफेस के ना परपेंडिकुलर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एंगल बना रहा है सरफेस के साथ, ठीक है। तो बच्चे इसका अलोंग द सरफेस एक कंपोनेंट आ जाएगा ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अब ये जो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट है बच्चे, ये फर्स्ट वाली कंडीशन को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ये कहेगा कि सरफेस पे क्या आ गया, करंट, अब सरफेस पे करंट आ जाएगा तो हमारे चार्जेस क्या होने लग जाएंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, और दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। If E is not normal to the surface, it would have some non-zero component along the surface due to which free charge carriers will experience force and they will move. Experience force करेंगे, उनको force experience होगा and they will start moving in static situation। और static situation में E should not have any tangential component, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। The interior of a conductor can have no excess charge in static situation। बच्चे अगर आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हो, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास एक शेल है, आपने उसको चार्ज दिया तो उसके सरफेस पे ही रहेगा। बच्चे अगर आपका एक सॉलिड कंडक्टर है, मतलब अंदर से पूरा उसके पास वॉल्यूम है, ठीक है, आपने उसको भी चार्ज दिया तो उसका चार्ज भी क्या करेगा बेटा, सरफेस पे फ्लो करके आ जाएगा। ये हम गॉस लॉ से बहुत आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर अभी फर्स्ट कंडीशन पढ़ तो ली, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ तो ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। वो क्यों जीरो है हमने वो भी पढ़ लिया। तो बच्चे अगर अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और मैं गॉस लॉ लगाती हूं, ठीक है, अगर मेरा E जीरो है तो इसका मतलब है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है Q एनक्लोज्ड शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर चार्ज जीरो रहे, इसीलिए चार्ज कहां आ जाएगा बेटा, सारा सरफेस पे। तो इवन इफ यू गिव चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ना, क्योंकि वो कंडक्टर है, वो चार्ज फ्लो करके कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट दी वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर मैं एक कंडक्टर की बात करती हूं तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो बच्चे अगर मेरा E जीरो है, इसका अर्थ क्या हुआ, V इज कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या हुआ, V इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम जैसे एक इलेक्ट्रिक शेल लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टिंग शेल लेते हैं, कंडक्टिंग शेल को मान लो मैंने चार्ज दे रखा है प्लस Q। क्या चार्ज दे रखा है बेटा, प्लस Q चार्ज दे रखा है, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है R। तो बच्चे अगर मैं पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूँ और पोटेंशियल की बात करती हूँ, ठीक है, बाहर अगर पॉइंट ले रही हूं तो पोटेंशियल होता है KQ बाय R, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाय R स्क्वायर।
ऑन दी सरफेस ये होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर और ये होता है के क्यू बाय आर। अगर पॉइंट पी मेरा सरफेस पे लाई कर रहा है तो यानी कि ये आर ग्रेटर देन आर का हुआ, ये आर इक्वल टू आर का हुआ और ये आर लेस देन आर। जैसे ही आर आपका अंदर जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, जीरो। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ इसीलिए पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट। तो ये ना ग्राफ इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वन शॉट वीडियो जब आपके लिए रिकॉर्ड किया था, जब वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिला उसमें मैंने साफ बात की हुई है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपसे पूछा जाता है एक कंडक्टिंग शेल के लिए या एक सॉलिड कंडक्टर के लिए तो रिजल्ट सेम रहेंगे। और इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दोबारा से ड्रॉ करके बता रही हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा कि सेंटर से लेके सरफेस तक ई क्या रहेगा बेटा, जीरो, और उसके बाद ई क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो ग्राफ होता है ना बेटा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइपरबोला फैमिली से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1/r स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इसके लिए बात करती हूं, v के लिए ग्राफ ड्रॉ करती हूं बेटा, v और r के लिए, तो सेंटर से लेके सरफेस तक जो हमारा v है वो कांस्टेंट है, कितना है, के क्यू बाय आर, और उसके बाद ये कैसे डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये वाला जो कर्व है ना, ये आपका क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम तब बोलते हैं जब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है, ठीक है। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर n, जिसमें n को हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपरबोला फैमिली से बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हमेशा क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ये भी चीज बच्चे हम बड़े आराम से गॉस थ्योरम से कर सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस की बात करती हूं, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि उसको चार्ज क्यू दे रखा है तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि E और DS जो है हमारा, DS क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और E भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा सरफेस के, तो इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा, जीरो। और अगर मैं कंडक्टिंग सरफेस का एरिया कंसीडर करती हूं तो वो A आ जाएगा, ठीक है। तो E किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। Q बाय A क्या हो जाएगा बच्चे मेरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या दे रहा है, एन कैप। एन कैप मैंने लिख भी रखा है, इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन की बात करते हैं। तो बच्चे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अगर मैं एक कंडक्टर को प्लेस करती हूं, देखो ये मैंने कंडक्टर के लिए बनाया, और ये है हमारा डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चे अगर मैंने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, ये देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, बच्चे कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो इसीलिए कंडक्टर के सारे नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगेगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, EIL लिखा है, ठीक है। इट मींस इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा जो कि इस E नॉट को कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए कंडक्टर के अंदर हमेशा E नॉट प्लस EN क्या होगा बेटा, जीरो। E इंड्यूस बराबर ही होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक की बात करती हूं तो बच्चे डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ना फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स एंड दे आर फ्री टू मूव। डाई इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता। तो डाई इलेक्ट्रिक के केस में ना पोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो इसको ई नॉट को कैंसिल आउट नहीं कर पाता। इसीलिए जो ई नॉट प्लस ई एन होगा वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उनका सम जीरो नहीं होगा। इसका रीजन कि ई इंड्यूस हमेशा ई नॉट से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कैपेसिटर की बात करते हैं बच्चे, कैपेसिटर क्या होता है, अ डिवाइस दैट स्टोर चार्ज।
एबिलिटी को कि वो चार्ज स्टोर कर सकती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, कैपेसिटेंस। ठीक है, जब भी हम एक कंडक्टर की बात करेंगे बेटा तो जो चार्ज होगा उसका V के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और या फिर आप कहो V इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो बच्चे आपका Q किसके बराबर आ जाएगा, CV के। C क्या है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहां पर, जो कि क्या होगी, कैपेसिटेंस। क्या होगी बच्चे, कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, अब यहां पर बच्चे आपको C दिख रहा है कि Q बाय V है, बट एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है Q और V के, डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ना है, तो ये जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है बच्चे, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। बात समझ आई। और जैसे अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस उसके एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन यानी कि डायमेंशंस पर उसकी डिपेंड करता है, और उसके बीच में हम मीडियम कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करती हूं तो क्या है बेटा, फेराड। ठीक है, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब ये कहां से आई, और अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देती हूं तो वो हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस आई कहां से। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बोलती हूं कि ये देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बोथ द प्लेट्स। एक कैपेसिटर के अंदर अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी प्लेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर इस पे प्लस सिग्मा है तो इस पे क्या होगा बेटा, माइनस सिग्मा। अच्छा, अब आप सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू अ शीट। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के अंदर पिछले वाले चैप्टर में ये निकाला है कि एक शीट की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करती हूँ बेटा तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकेंड रीजन हो गया, ये थर्ड रीजन हो गया। बच्चे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की वैल्यू कहाँ है, इधर की साइड, और नेगेटिव की वजह से फील्ड की वैल्यू का, पॉजिटिव की वजह से इधर की साइड, नेगेटिव की वजह से इधर की साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब बोलोगे मैडम माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था इसकी वजह से, तो ठीक है, पर मैंने डायरेक्शन के साथ वो बना दिया ना, तो जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मैं प्लेट्स के बीच में बात करती हूँ बेटा, इसकी वजह से हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक कैपेसिटर के बीच में प्लेट्स के क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बोलूं इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, तो बच्चे v मेरा किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर होगा। सोचो E की वैल्यू क्या थी बालक, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए बच्चे C हमारा किसके बराबर था, Q बाय V। Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द प्लेट लिख सकती हूँ। Q क्या होगा, Q किसके बराबर होगा, अगर मैं प्लेट्स का एरिया A ले लेती हूँ तो ये सिग्मा इंटू A हो गया। V की वैल्यू बच्चे हमने अभी अभी निकाली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कटा, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। C किसके बराबर आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हम प्लेट्स के बीच में एयर ले रहे हैं। अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक दे दिया जाए आपको तो बेटा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से जो आपकी कैपेसिटेंस होती है वो हो जाती है K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। बात समझ आ रही है, पक्का, बढ़िया तरीके से। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक क्या होगा। अभी आपको बता चुकी हूं कि k टाइम्स हो जाएगी, बट वो कैसे हो रही है। आप ये देखिए कि आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। मेरे बच्चे अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं यहां पर ले रही हूं पॉजिटिव, यहां पर ले रही हूं नेगेटिव, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, इसके बीच में जब एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है बेटा, ई नॉट है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। एरिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए, तो सी किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऑन द अदर हैंड बच्चे जब मैं यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक ले आऊंगी ना, यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक ले आई, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो पूरी की पूरी इसने विड्थ को कवर किया हुआ है और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब बच्चे अगर एयर नहीं है और कोई मीडियम है, इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से समझना। तो मेरा जो सी होगा क्या वो इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। अब याद करो पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन होता है। तो मैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को ही हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं, तो ये के एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो बच्चे यहां पर मैं सी डैश जो लिखूंगी वो लिखूंगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहां पर ये आ गया के सी नॉट, अगर ये इनिशियली सी नॉट था तो। बात समझ में आई। ऑन द अदर हैंड आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब हमने यहां पर डाई इलेक्ट्रिक डाला तो बच्चे डाई इलेक्ट्रिक ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक के केस में भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिकॉज ऑफ इट्स पोलराइजेशन। अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वजह से ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी बेटा, ई नॉट बाय के। कितनी कम हो जाएगी, ई नॉट बाय के। तो अब अगर आप पोटेंशियल निकालोगे विच इज ई डी, तो वो हो जाएगा ई नॉट इंटू डी बाय के, ठीक है। कैपेसिटेंस आपकी होती है Q बाय V, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका Q अपॉन में ई नॉट डी और ऊपर चला गया के। ई नॉट की वैल्यू क्या थी यार, ई नॉट की वैल्यू क्या थी हमारी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि C की वैल्यू हो गई Q अपॉन में, यहां आ गया सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये आ गया D इंटू के, ठीक है। Q को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, सिग्मा इंटू ए, ये कैंसिल आउट हुआ, तो C को यहां पर K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखा जा रहा है, जिसको मैं कह सकती हूँ कि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या थी, इनिशियली जो इसकी कैपेसिटेंस थी। तो जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बच्चे उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे जरूरी थोड़ी होता है कि हमने जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है या पुट करी है वो पूरे के पूरे स्पेस को फिल कर दे। और ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दे दिया जाता है बच्चा कि ये एक स्लैब थी, मतलब ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट वॉज ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वॉज डी। इसमें ना बच्चे आपने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है जिसकी थिकनेस क्या है, सिर्फ टी है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है। तो बच्चे अब मैं इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकती हूं, मैं इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकती हूं। देखिए यहां पर मेरे बच्चे अगर पूरा का पूरा डिस्टेंस दी था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस होगा बच्चे, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो यहां पर इस वाले पार्ट में बच्चे एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी ई नॉट है। यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे ई नॉट है, लेकिन सिर्फ इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, ई नॉट बाय के। कितने पार्ट के लिए है, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए जितनी थिकनेस में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आया, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं पोटेंशियल निकालती हूं तो यहां पर दो पोटेंशियल हैं, एक है V1 और दूसरा है V2। V1 क्या है बच्चे, मैं सिर्फ कितनी थिकनेस के लिए ले रही हूं, D माइनस टी। टी थिकनेस तक तो हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है ना, तो D
माइनस टी के लिए, ठीक है। तो इसको लिखूंगी ई नॉट किसके लिए है बेटा, डी माइनस टी के लिए, प्लस ई नॉट बाई के किसके लिए बेटा, टी थिकनेस के लिए, ठीक है। तो V2 हमने ले लिया ई नॉट बाई के इंटू टी, ये आ गया हमारा टोटल V। अब बच्चे C किसके बराबर होता है, Q बाई V के, ठीक है। तो हमने लिखा Q अपॉन में यहां पर आ गया ई नॉट, नीचे आ गया D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब कुछ भी नहीं करना, Q को क्या लिख देना है, सिग्मा इंटू ए, और ई नॉट को क्या लिख देना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे आ गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कट गया। तो बच्चे कैपेसिटेंस अगर आपने टी थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है बीच में, ठीक है, तो क्या आती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, और आप इस रिजल्ट को ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से भी कर सकते थे। आप ये करते कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कर लेते, इसको बोलते कि टी थिकनेस का है, ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर हो जाते जो कि सीरीज में लगे होते, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से भी अगर इसको करके देखते ना तो आपका रिजल्ट एकदम सही आता, बट क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा नहीं है तो दैट्स वाई मैंने वो भी आपको यहाँ पे बताया नहीं, ठीक है, अदरवाइज उससे भी आपका रिजल्ट एकदम सही आता। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं बेटा, यहां पर अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होगा, जैसे ये आपका एक कैपेसिटर ले लिया, ये दूसरा कैपेसिटर ले लिया, ये तीसरा कैपेसिटर ले लिया। तो बच्चे अगर कैपेसिटर सीरीज में लगते हैं ना तो उनके ऊपर चार्ज सेम होता है, उनके ऊपर क्या सेम होता है, चार्ज। इसको ना ऐसे याद रखा करो, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का तो याद ही है, बचपन में पढ़ के आए हुए हो। तो सीरीज में जैसे करंट सेम होता था यहाँ पे, तो करंट को किससे रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, चार्ज से। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर same charge is stored by each कैपेसिटर। सारे के सारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या आता है बेटा, सेम आता है। सारे के सारे कैपेसिटर पे चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। तो बच्चे अगर इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वो अलग अलग होता है। तो टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लिया, ठीक है, Q बाई C। V को क्या लिखेंगे, Q बाई C। देखो हमारा Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो V क्या आ जाएगा, Q बाई C, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q बाई C1, ये आ जाएगा Q बाई C2, ये आ जाएगा Q बाई C3। Q कैंसिल आउट हो गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस केस में आ जाएगी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। जी हाँ, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते थे वैसे ही यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के केस में अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं बच्चे, तो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर, ठीक है। सम ऑफ द कैपेसिटेंस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के बराबर आएगा। बात समझ में आई। अच्छा अब खुद सोचो बेटा, यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, एक 10 माइक्रोफेराड का है, एक 100 माइक्रोफेराड का है और एक 1000 माइक्रोफेराड का है, ठीक है। तो जब आप इन्हें सीरीज में लगाओगे ना, तो क्योंकि जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो रेसिप्रोकल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is smaller than the smallest capacitance in the combination। कॉम्बिनेशन में जो सबसे स्मॉल कैपेसिटर अगर आपने कोई लगा रखा है उसकी कैपेसिटेंस से भी छोटी आएगी, ठीक है। अच्छा अब बच्चे यहां पर अगर मैं बोलूं कि चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप चार्ज निकालोगे तो चार्ज आपका किसके बराबर निकलेगा, चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज जो आपने अप्लाई करी है
ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू CV होता है ना, तो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो आप V अप्लाइड से यहां पर ऐसे निकाल सकते हो। अब V1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q बाय C1 करना है। तो बच्चे जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। खुद सोचो, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, C अगर ज्यादा तो V की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। बात समझ आया। सिमिलरली अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, C1, C2, C3। पैरेलल के केस में बेटा पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। तो जब आपने इनको अगर V पोटेंशियल पर लगाया है बेटा, तो सबको ही क्या मिलेगा, V पोटेंशियल मिलेगा, सबको सेम पोटेंशियल मिलता है। क्योंकि सबको सेम पोटेंशियल मिलता है तो बच्चे क्या होता है, यहाँ पर चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे के सारे उन पर। तो चार्ज को हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ले लेते हैं, ठीक है। Q को क्या लिख सकती हूँ, CV, इसको क्या लिख सकती हूँ, C1V, इसको क्या लिख सकती हूँ, C2V, इसको क्या लिख सकती हूँ, C3V। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आती है बेटा वो सम आता है कैपेसिटेंस का सारे के सारे कैपेसिटर्स की। तो याद रखिएगा ये चीज कि कभी भी अगर कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके ऐसे करके आपको मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां पर सबको सम करके मिलेगा पैरेलल के केस में। बात समझ में आ रही है। चलिए ओके जी, क्वेश्चन है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज दैट ऑफ प्लेट। जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट्स के बीच में डाल रहे हैं उसका एरिया सेम है, बट उसकी थिकनेस क्या है बच्चे, 3/4D है, ठीक है। वेयर D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड। अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे मान लेते हैं पहले कैपेसिटेंस क्या थी, C एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आपको पता है अगर मैं T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करती हूं तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T/K, यही होता है बेटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। कितनी थिकनेस की डाली है, 3/4D की, माइनस प्लस नीचे क्या आ गया K, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चे आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 4D लिया एलसीएम, ये आ जाएगा, या 4 लिया यहाँ पर एलसीएम, 4D माइनस 3D यानी कि D/4 प्लस 3D/4K, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर एलसीएम आया आपका 4K, यहाँ पर आया KD और यहाँ पर आया 3D, ऊपर एप्सिलॉन नॉट A ही था, ठीक है। ये आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर आ गया इनटू में 4K, नीचे आ गया आपका K+1 और बाहर क्या ले लिया आपने, K+3 और बाहर क्या ले लिया आपने D। तो ये आ गया 4K अपॉन में K+3 और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D। तो एप्सिलॉन नॉट A/D हमारा क्या था, C, तो इसीलिए ये हो गया 4K अपॉन K+3 इंटू C। दिस इज हाउ द कैपेसिटेंस विल चेंज इन दिस केस। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये नेटवर्क दे रखा है, 500 वोल्ट इज दी वोल्टेज जो अप्लाई हुई है, 4 कैपेसिटर्स है, सबकी कैपेसिटेंस क्या है, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड। इसकी भी क्या है, 10 माइक्रोफेराड। अब बच्चे देखो ध्यान से कि ये कैसे लगे हैं, सीरीज में या पैरेलल में। बहुत आसान होता है इसको देखना, और जनरली जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में उसमें आपको लिटरली देख के समझ में आ रहा होता है कि सीरीज में लगे हैं पैरेलल में लगे हैं। खुद सोच बेटा, अगर तुम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करते हो या पॉजिटिव है ये, तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, अगर ये प्लेट नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। सीरीज का अर्थ यही होता है कि एक की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पर और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये तीनों तो देखकर आपको समझ में आ रहा है ये कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, ये तीनों कैसे लगे हैं बेटा सीरीज में। सीरीज के अंदर इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि तीनों की बराबर थी तो बच्चे C/3,
ठीक है। मान लो तुम n कैपेसिटर्स सीरीज में लगा रहे हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, C बाय n। ठीक है, तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऊपर वाले की कितनी हो गई बेटा, C बाय 3, यानी कि 10 बाय 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, और बच्चे अब ये पैरेलल के साथ लगा है, नीचे वाले के साथ 10 माइक्रोफेराड के साथ। पैरेलल के अंदर आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं बेटा, दोनों को ऐड करके। तो 10 बाय 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 इंटू, आपने 10 बाहर कॉमन ले लिया, 1 बाय 3 प्लस 1 कितना होगा, 4 बाय 3, यानी कि 40 बाय 3 माइक्रोफेराड। तो आपने कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करी, कितनी आई, 40 बाय 3 माइक्रोफेराड। अब ये बोल रहे हैं हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालो। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, अगर आपने नीचे वाले कैपेसिटर को देखा C4 को, तो C4 को जो वोल्टेज मिल रही है वो है 500 वोल्ट और उसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, C इंटू वी, तो C 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500। ठीक है, कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। आया समझ, ये किस पे आया है बच्चे, चार्ज C4 पे। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या ये 500 ऊपर वाले सबको मिल रहा है, बिल्कुल, बट ऊपर वाले सारे किसमें लगे हैं बेटा, सीरीज में, सारे किसमें लगे हैं, सीरीज में। तो आपको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा कि ऊपर वाले के पास है क्या, वो किसके बराबर होगा बेटा, CV, जिसमें आपको ऊपर वाले की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेनी है, विच वॉज 10 बाय 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, और V कितना मिल रहा है उसको बेटा, 500, तो यह आ जाएगा 5 बाय 3 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। ठीक है, और सेम चार्ज होगा चाहे आप Q1 की बात करो, Q2 की बात करो, Q3 की बात करो, सेम चार्ज है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसीलिए चार्ज क्या आएगा उन पे, सेम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड Q4 की अगर बात करती हूं तो वो कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻3। क्या आप बच्चों को ये चीज समझ में आई है? जी बेटा, तो अब हमें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की बात करनी है। तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करती हूँ बच्चे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं, अगर इसका अभी जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है, और पोटेंशियल है वो B है। ठीक है, अगर बच्चे मैं इसको थोड़ा सा और चार्ज डिपॉजिट करना चाहती हूँ तो इसके अंदर मेरे को छोटू सा जो वर्क डन करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन हमारा किसके बराबर होगा, VdQ के बराबर। छोटा सा चार्ज देने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो VdQ के बराबर होगा। V को बच्चे मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, V को मैं क्या Q बाय C लिख सकती हूँ। ठीक है, तो टोटल जो वर्क डन हो जाएगा वो इसका इंटीग्रेशन से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C dQ। ठीक है, यहाँ पर 1 बाय C बाहर आ गया, ये आ गया बेटा Q स्क्वायर बाय 2, तो Q स्क्वायर बाय 2C वर्क डन होगा। और ये वर्क डन कैसे स्टोर हो जाएगा, दिस वर्क डन will get stored in the capacitor in the form of its पोटेंशियल एनर्जी। कैसे स्टोर हो जाएगा बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह। कैसे स्टोर हो जाएगा बेटा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की तरह। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या तो आप हाफ Q स्क्वायर बाय C लिख सकते हो। अच्छा, अब बच्चे अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं हाफ Q स्क्वायर बाय 2C नहीं लिखना चाहती, मैं Q को क्या लिख सकती हूँ, CV, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, या फिर हाफ QV। ठीक है, दिस इज द एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, चलिए कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं मेरे बच्चे। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर था C1, इसका पोटेंशियल क्या था, V1 पर इसको हमने चार्ज किया। ठीक है, मेरे पास कोई दूसरा कैपेसिटर था C2, इसका पोटेंशियल जिस पे मैंने इसको चार्ज कर रखा था वो क्या था, V2 था। अब होगा क्या बच्चे, जब आप इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है, आपने इसकी पॉजिटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दी और इसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दी, तो बच्चे क्या होगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों कैपेसिटर अलग अलग पोटेंशियल पर हैं। ठीक है, तो जब भी कोई दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उनके बीच में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बच्चे इनके बीच में क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये कब तक होगा, जब तक ये एक कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रुक जाएगा। ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रुक जाएगा। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करती हूं कि मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल ये V अचीव करते हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चे। अगर मैं इनिशियली चार्ज देखूं तो C1 V1, Q1 किसके बराबर है, C1 V1, ऐसे ही Q2 किसके बराबर है, C2 V2। तो टोटल जो इनिशियल चार्ज है कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2। अब बच्चे Q फाइनल भी जो होना चाहिए, फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी यही होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए। लेकिन हमने इनको कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ चुकी है बेटा, C1 C2। क्या आ चुकी है, C1 प्लस C2। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल रीच हुआ है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड लाइक दिस वे, तो वो V है। तो बच्चे अभी इसके ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूं बच्चे, तो यहां से V हमारे पास आ जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। बच्चे ये कॉमन पोटेंशियल है। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल, जो कि अचीव हुआ है क्योंकि हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है अलग अलग चार्ज करने के बाद। बात समझ में आ रही है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होता है। अगर मैं बात करती हूं कि पहले, फिर से यही बनाऊंगी, C1 था, V1 था, ये C2 था जिसको हमने कितने पोटेंशियल पर चार्ज करा था, V2 पर। बात समझ आ रही है। तो बच्चे पहले जो टोटल एनर्जी थी वो थी हाफ C1 V1 स्क्वायर और थी हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी थी, U इनिशियल। अगर बच्चे मैंने इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिया ऐसे, ताकि इनके बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाए, तो बच्चे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इनका कॉमन पोटेंशियल V रीच हो चुका है, ये C1 है, ये C2 है। तो बच्चे अब एनर्जी किसके बराबर है, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये कॉमन पोटेंशियल वाला स्क्वायर, ये U फाइनल है। ठीक है, विच इज हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V को हमने क्या लिख सकते हैं बच्चे, V क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो बच्चे एक इससे कैंसिल आउट हुआ, U फाइनल हमारा आया बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 C1 प्लस C2। ठीक है, अब अगर मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालती हूं, यानी कि चेंज इन एनर्जी देख रही हूं कि कितना हुआ है, तो बच्चे यहां पर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, यहां पर 2 लगा है, माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एलसीएम लिया, आया 2 C1 प्लस C2, एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर तो सिंपल मैंने इसको खोला, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये आया। ठीक है, यहां पर बच्चे आएगा माइनस, देखो 2 तो था ना, तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी ये आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर। दिख रहा है बेटा ये। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो कि C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चे अगर मैंने यहां से एक नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लिया और C1 C2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा बेटा मेरा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया 2 C1 प्लस C2। बच्चे ये क्या हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बच्चे ये नेगेटिव साइन यहां पर यही बता रहा है कि जब आप फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी इज लॉस्ट।
ठीक है। और कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपके सामने दिया है, C1C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको करने की। अपनी तरफ से बेटा आपने कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई कसर नहीं छोड़नी, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। कोशिश करनी है कि यार जो भी पढ़ो वो बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत बढ़िया पढ़ो, बहुत उम्दा पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन है अ 900 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो बच्चे अगर इस केस में मुझे एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर कर लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 2 4 2 6 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 9/2 यानी कि 4.5 जूल्स ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो बच्चे अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन को आसान करने के लिए समझा रही हूं बच्चे। अगर ये कैपेसिटर C थी, तो अब ये C और C 2 है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 2C। क्यों हुई, पैरेलल में लगे हैं ना बेटा, पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये 2C हो गई। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए बोलती हूं, तो वो हो जाता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहां पर दूसरा वाला कैपेसिटर तो यार चार्ज ही नहीं था, तो ये वाली चीज 0 हो गई। ठीक है, ये आया तुम्हारा CV अपॉन में ये कितना आ गया, 2C, यानी कि कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, V/2। ठीक है, तो बच्चे अगर यहां पर तुमने एनर्जी हाफ CV स्क्वायर लिखी, ठीक है, तो यहां पर U डैश लिख देते हैं, हाफ कैपेसिटेंस कितनी है, 2C, और V कितना आ गया है बेटा, V/2, तो ये हो गया V स्क्वायर बाय 4। तो बच्चे ये आ गया हाफ CV स्क्वायर, ये 2 से ये 4 कटेगा, यानी कि इसका 1/2। ठीक है, इसका 1/2। तो जितनी एनर्जी यहां है उसका भी आपको आधा करना है। तो आपने हाफ CV स्क्वायर तो यहां निकाल रखा है, तो इस पार्ट में आपने क्या कर देना है, बस 4.5 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 2.25 जूल। ठीक है, 2.25 जूल। बढ़िया, माइक्रो था हमने लिया, बढ़िया है, अच्छे तरीके से समझ में आई। अब बच्चे इसमें ना एक प्रकार के और क्वेश्चंस आते हैं, एक तरीके के और क्वेश्चन आते हैं। आपको बोला जाता है कि आपने कैपेसिटर लिया, ठीक है, कैपेसिटेंस C थी, एरिया ऑफ द प्लेट A था, डिस्टेंस D था, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाज D। ठीक है, और आपने क्या किया, इसको चार्ज किया। ठीक है, चार्ज्ड एंड देन disconnected from the battery। ठीक है, उसके बाद आपने ना इसके अंदर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। अब बताओ क्या होगा, what will happen to C, Q, V, E, U। इन सारी चीजों को क्या होगा, C क्या है कैपेसिटेंस, Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिटवीन द प्लेट्स है, और U है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कई बार बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, पहले चार्ज करा उसके बाद प्लेट्स को और दूर ले गए या पास ले आए, ऐसा भी बोला जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपके क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। हमेशा याद रखो इसमें एक चीज है कि अगर आपने उसको चार्ज करा और फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्टेड, तो बच्चे चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल बी कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा बेटा, चार्ज क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो यानी कि Q डैश जो होगा वो पुराने Q के बराबर ही होगा। बच्चे कैपेसिटेंस जो होता है, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स C0 हो जाएगा। यानी कि अगर पुरानी कैपेसिटेंस C0 थी तो अब K टाइम्स हो गई, पुराना चार्ज Q0 ले लेते हैं। चलो
जो नया पोटेंशियल होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा? खुद सोचो, जो आपका V होता है, जो आपका V होता है, ठीक है, वो क्या Q/C होता है? Q/C होता है यार। चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कैपेसिटेंस तो क्या हो गई? K टाइम्स हो गई। तो बच्चे V डैश क्या हो जाएगा? Q/KC0, है ना? तो यानी कि V0/K हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? K0 टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख सकते हो, आपको पता है कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा, वो E0/K हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हम इतनी बार इसको आज के चैप्टर में कर चुके हैं, तो आप इससे भी कर सकते हो कि जो V होता है वो E/D होता है, ठीक है। D के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन V क्या हो गया? V0/K, तो E क्या हो जाएगा? E0/K। बात समझ आई? चल, अब बच्चे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होती है, वो होती है Q²/2C, है ना? यही होती है। Q सेम रह रहा है ना बेटा, लेकिन C क्या हो गया? K टाइम्स बढ़ गया, तो U क्या हो जाएगा बेटा? U0/K। ये भी K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। बच्चे ये सारी चीजें समझ में आई? अच्छा, अब इसमें दूसरे टाइप की चीज ये आती है कि आपने उसको चार्ज किया, चार्ज एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। आपने बैटरी को क्या छोड़ दिया बच्चे? कनेक्टेड ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर से वही चीज है कि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब इज इंसर्टेड, तो क्या होगा? ठीक है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब आपने इंसर्ट करी है, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो बच्चे अगर बैटरी कनेक्ट रहती है, अगर बैटरी कनेक्ट रहती है ना, तो आपका V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं फिर से लिखूं VQ/CQ/V E और U, ठीक है, तो आपका ये किसके बराबर आ जाएगा? V0। ये तो बच्चे KC0 ही आना था, ठीक है। अब Q को आप क्या लिख सकते हो? Q = CV होता है। तो बच्चे ये सेम रह रहा है, लेकिन ये K टाइम्स बढ़ गया, तो ये KQ0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पोटेंशियल सेम रह रहा है, ठीक है, V0 सेम रह रहा है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। बच्चों को लगता है कि मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही E0/K हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा, वो तब होता जब आपका पोटेंशियल भी चेंज कर रहा होता। अगर V कांस्टेंट है तो E कांस्टेंट रहेगा, तो ये E0 ही रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको ½ CV² से लिख सकते हो। V तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? KU0, ठीक है। C K टाइम्स हो गया ना, तो पुराने का K टाइम्स हो जाएगा। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मार्क्स में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वन शॉट लेक्चर को करने वाली हूं समाप्त। आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको लगे कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो कृपया आप स्पीड को कम कर कर लेक्चर को देखें। बच्चे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की बात यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट आगे जाके देखना चाहते हैं, देखें। आप स्लो देखना चाहते हैं, आप स्पीड को कम कर लें, ठीक है। तो ये वन शॉट हमारा क्लियर हुआ है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो दैट इज गोइंग टू कम वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।